हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम का देखते हैं क्लासिफिकेशन पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन में देखे थे प्रोटोजोआ एनिमल। ठीक है, ये इसका जो फाइलम है वो क्या होता है, प्रोटोजोआ कहने का मतलब प्रारंभिक प्रकार के एनिमल होते हैं। ठीक है, इसका सब फाइलम होता है सीलियोफोरा। ठीक है, इसके जो क्लास होते हैं वो क्या होते हैं, सीलिएटा। मतलब ऐसे पैरामीशियम जो क्या है सीलिया के द्वारा क्या करें, लोकोमोट करें, तब उसे क्या करें, सीलिएटा क्लास में रखा गया। इसका सब क्लास होता है होलोट्रोकिया। ठीक है, इसका आर्डर होता है हेम्नोस्टोमेटिडा। ठीक है, इसका जीनस होती है पैरामीशियम और इसका जो स्पीसीज है ये इसका कॉर्डेटम। ठीक है, क्या है, कॉर्डेटम। ये हुआ पैरामीशियम का इसका क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं कि पैरामीशियम पाया कहाँ जाता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये माइक्रोस्कोपी एनिमल है। ठीक है, जिसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है पैरामीशियम को। तो ये कहाँ पाई जाती है, कौन से स्थान में पाई जाती है, तो ये देखते हैं इसका ओक्यूरेंस। ठीक है, ओक्यूरेंस को हिंदी में कहेंगे प्राप्ति स्थान। तो इसका प्राप्ति स्थान कहाँ है, तालाब है, पोखरी है, नदी है, झील है। ठीक है, पूरे संसार में कहाँ पर, तालाब में, पोखरों में, नदी में, झील में, इन सभी जगह पर क्या होती है, पैरामीशियम है वो पाई जाती है। ठीक है, पॉन्ड में पेडल है, रिवर है, लेक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर के पूरे क्या है, पॉन्ड है, क्या है इसका, पेडल है, इन सभी रिवर लॉक है, इन सभी जगह ये पाई जाती है। मतलब यहाँ पर ये कि पैरामीशियम किस में पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या किया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होती है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक होती है आउटरनल स्ट्रक्चर। आगे स्ट्रक्चर बताऊंगी कैसा रहता है। तो इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब ये पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम के बाहर में कैसे संरचना है और पैरामीशियम के अंदर में कैसे संरचना है, उन संरचना के आधार पर क्या किया गया है, पैरामीशियम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इसके स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो एक होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक होती है इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहने का मतलब बाह्य संरचना। तो पैरामीशियम के बाहर क्या क्या संरचना है वो पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंतर्गत। इंटरनल स्ट्रक्चर, इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि आंतरिक संरचना है, पैरामीशियम का आंतरिक संरचना है वो कैसे रहता है वो पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो देखते हैं इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि पैरामीशियम का साइज मतलब उसका आकार कैसा रहता है, शेप पढ़ेंगे उसकी आकृति कैसी रहती है, ओरल ग्रुप पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, मतलब मुख दल है उसके बारे में पढ़ेंगे, पेरिकल के बारे में पढ़ेंगे और सीलिया के बारे में पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंतर्गत। ये सब होते हैं पैरामीशियम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, क्या है, साइज, शेप, ओरल ग्रुप, पेरिकल और सीलिया। ठीक है, आगे देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्मा। ठीक है, इंफ्रासिलियरी सिस्टम, ट्रेकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट, ठीक है, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल अपर्चर, फूड वेसल्स और साइटोपाइजी। ये सब पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ें। तो चलिए देखते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है वो कैसे रहता है। ठीक है, ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके जो अग्र भाग है वो गोलाकार रूप में रहते हैं और उसके जो पीछे वाला भाग है वो कैसा रहता है, भी आकार के देखने को मिलती है। तो इसके जो अग्र भाग है इसे क्या करेंगे, इंटीरियर एंड कहेंगे। ठीक है, एंटीरियर एंड, और इसके जो पीछे वाला भाग है उसे क्या कहेंगे, पोस्टीरियर एंड कहेंगे। ठीक है, जो इसका जो इंटरनल एंड होता है अगर इसे देखें तो इसके अंदर की ओर है वो अवतल लेंस की तरह और बाहर की ओर है वो कैसा रहता है, उत्तल लेंस की तरह होती है। अब बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में कि ये जो पैरामीशियम है, ठीक है, पहले पैरामीशियम का नाम जान लेते हैं कि पैरामीशियम है, इसके अंगों का कहाँ कहाँ पर कौन सा आर्गन है। ठीक है, तो पैरामीशियम की ये क्या है, बाहरी भाग में दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्या, सीलिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, ये बाहर में जो संरचना दिखाई दे रही है इसे क्या कहा जाता है, सीलिया कहते हैं। ठीक है, अब इस सीलिया के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है पेलिकल। पेलिकल के अंदर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ठीक है, अलग कलर में दिखाई दे रही है। इन संरचना को क्या कहते हैं, ट्राइकोसिस्ट कहेंगे। अब इसके जो अंदर क्या रहेंगे, पूरा प्लाज्मा रहेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा भी दो तरह के होते हैं, एक एक्टोप्लाज्मा एक इंडोप्लाज्मा। तो बाहर की ओर रहेंगे उसे एक्टोप्लाज्मा कहेंगे और अंदर की ओर रहेंगे उसे क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसका ये जो मुड़ा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका ओरल ग्रो वाला भाग है। ओरल ग्रो आगे कहाँ पर खुलती है, तो बकल कैविटी में खुल रही है। ठीक है, यहीं
पर एक और संरचना जिसे साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम है आगे, जहाँ पर साइटोफेरिक संकुल, ठीक है। ये वाला जो संरचना दिख रही है क्या है, कौन सा संरचना है इसका, ये इसका फूड वेसल्स वाला भाग है। यहाँ पर इसके बॉडी में दो एक सितारे जैसे संरचनाएं दिखाई देती है। ये क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्टाइल अपर्चर है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल अपर्चर जो बीच में एक संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहेंगे। और इसमें जो ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, इस संरचना को कहा जाता है रेडिकल कैनाल कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं। ये दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है। तो बड़े न्यूक्लियस है उसे मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे, और छोटा न्यूक्लियस है उसे क्या कहेंगे, माइक्रो न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। ये हो गया क्या, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, रेडियल कैनाल है। ये क्या है, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये इंटीरियर की ओर है, इसलिए इसे एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कह रहे हैं। ये किसकी ओर है, पोस्टीरियर के भाग है, इसलिए इसे पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो पहले देखते हैं इसके साइज़ कैसे रहती है। तो साइज़ इसके सबसे लंबी अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो कितना रहता है, 170 से 290 माइक्रोन की इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी लंबाई होती है, इसकी लंबाई है वो 170 से 290 माइक्रोन तक इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है। इसकी फेस की बात करें, इसका फेस कैसा होता है, तो ये स्पाइनल इसकी शेप की बात किया जाए तो इसका शेप कैसा रहता है, तो स्पाइनल शेप्ड रहता है, जिसे हिंदी में तर्करूप कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जो पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम को पैरामीशियम नाम किसने दिया है, तो पैरामीशियम को पैरामीशियम नाम किसने दिया गया है, तो जॉन हिल नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1752 में, ठीक है, 1752 में जॉन हिल नामक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने पैरामीशियम को पैरामीशियम नाम दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसका पेलिकल वाला, ठीक है। पहले उसका तो सीलिया है, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं हम लोग पेलिकल के बारे में, ठीक है। तो पैरामीशियम में बाहर जो उसके कवर रहते हैं, बाहर से उसे प्रोटेक्ट करने का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पर पेलिकल करते हैं। ये पेलिकल क्यूटिकल के बने रहते हैं, दृढ़ रहते हैं और लचीले भी रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ये इसकी जो संरचना, ये जो षटकोण रूप में जो संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, इन संरचना को क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ये पूरी संरचना क्या है, इसकी पेलिकल है। ये कैसा बना, किससे बना रहता है, तो क्यूटिकल से बना रहता है और दृढ़ रहता है, साथ में लचीली रहती है। ये पैरामीशियम की जो बाह्य आकार है उसे बनाने का कार्य कौन करता है, जिसे बनाने का कार्य करता है पेलिकल करती है, ठीक है। ये क्या है, पेलिकल का स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं इसका ओरल ग्रूव वाला पार्ट, ठीक है। तो पैरामीशियम में अभी आपको बताइए, ठीक है। पैरामीशियम में देखते हैं इसका ओरल ग्रूव वाला पार्ट के बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसा रहता है ना। तो इसमें देखिए, तो यहाँ समझते हैं कि ये देखिए, ये क्या है, इसका पैरामीशियम वाला पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, पैरामीशियम वाला पार्ट है। तो पैरामीशियम में ये जो संरचनाएं दिख रही है, ये क्या है, इसका पेलिकल वाला भाग है, ठीक है। ये क्या है, इसका पेलिकल। अब इसी पेलिकल के बाद यहीं पर ये संरचना पाई जाती है। ये अंदर की ओर दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्या होती है, बाहर की ओर होता है। ये क्या है, इसका ओरल ग्रूव है, ठीक है, ओरल ग्रूव, ठीक है। क्या है ये, ओरल ग्रूव। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, ओरल ग्रूव। अभी क्या पढ़े, पेलिकल पढ़े, जो कैसा था, दृढ़ था, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ओरल ग्रूव की बात कर रहे हैं। तो ये जो ओरल ग्रूव है, ठीक है, ये ओरल ग्रूव क्या वेस्टिबुलाई से होते हुए कहाँ पर खुलती है, तो ये साइटोस्टोम में ओपन होती है, ठीक है। तो ये ओरल ग्रूव है, यहाँ पर क्या होती है, इसका वेस्टिबुलाई रहती है, ठीक है। ये जो दिखाई दे, जो वेस्टिबुलाई है, ये क्या रहती है, इसके यहाँ पर वेस्टिबुलाई होती है, ठीक है। ये देखो, ये ओरल ग्रूव है, यहाँ पर क्या होती है, वेस्टिबुलाई। यहाँ पर एक और इस तरह से संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है, बकल कैविटी। तो ये जो बकल कैविटी है, आगे यहाँ पर ये इस तरह से संरचना बनाती है। ये जो भाग है, ये जो भाग है या फिर जो ये बकल कैविटी है, इसी बकल कैविटी को कहा जाता है साइटोस्टोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहा जाता है। तो आगे ये जो ओरल ग्रूव है, ये ओरल ग्रूव है क्या है, वेस्टिबुलाई से, ठीक है। ये जो वेस्टिबुलाई है, इस वेस्टिबुलाई से ओपन ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये साइटोस्टोम में ये ओपन होती है, ठीक है। इस ओरल ग्रूव के द्वारा करता क्या है, तो इस ओरल ग्रूव के द्वारा फूड मटेरियल को इनटेक करती है, ठीक है। भोजन को क्या करती है, ग्रहण करने का कार्य किसके द्वारा करती है, तो ओरल ग्रूव के द्वारा करती है। आगे देखते हैं इसका सीलिया वाला,
ठीक है। तो पैरामीशियम है, तो इस पैरामीशियम के पूरे बॉडी के बाहर में क्या पाई जाती है, सीलिया पाई जाती है, जिसके द्वारा ये लोकोमोशन करती है। कैसे करती है मैं आपको लोकोमोशन पार्ट में बताऊंगी। तो ये क्या है, ये देखते हैं हम सीलिया। अब ये सीलिया है वो निकली कहाँ से है, ठीक है, कितनी संख्या में होती है ये देखते हैं। तो ये क्या है, सीलिया है, सीलिया है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पेलिकल बताए थे। इस पेलिकल के जो मध्य भाग है, यहाँ से निकली हुई जो संरचना है वो क्या है, पेलिकल वाला भाग है, ठीक है। क्या है ये, पेलिकल, सॉरी सीलिया है, ठीक है। इस पेलिकल वाले भाग से निकली हुई जो संरचना है उसे क्या कहते हैं, सीलिया है, ठीक है। अब ये सीलिया है, ये पैरामीशियम के पूरे बॉडी में देखें तो कितना सीलिया होती है, तो 10,000 से 14,000 तक इसमें सीलिया है वो पाई जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, मतलब इसकी लंबाई की बात करें कि सीलिया की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होती है, 10 से 12 माइक्रोन तक होती है, ठीक है। 10 से 12 माइक्रोन तक होती है। इसके डायमीटर को हिंदी में व्यास कहेंगे। अगर इसकी व्यास की बात किया जाए तो 0.27, ठीक है, 0.27 माइक्रोन इसके डायमीटर होती है, इसका व्यास होती है, ठीक है। किसका व्यास पढ़ रहे हैं हम लोग, सीलिया की, ठीक है, सीलियम की। आगे इस सीलिया के द्वारा क्या क्या भोजन को ग्रहण करने में हेल्प करती है, साथ में क्या करते हैं, लोकोमोशन, मतलब इसे प्रजनन में हेल्प करती है। मतलब पैरामीशियम में अगर उसे भोजन चाहिए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या किया जाता है, उसे प्रजनन करनी पड़ेगी, ठीक है, लोकोमोशन करनी पड़ेगी। तो उस लोकोमोशन में हेल्प कौन करता है, तो सीलिया। इस सीलिया के द्वारा ये पैरामीशियम में क्या कर पाती है, लोकोमोशन कर पाती है। देखते हैं इस सीलिया का आंतरिक स्ट्रक्चर, देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये सीलिया है, तो सीलिया का ये क्या है, सीलिया सीथ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, सीलिया है। तो ये सीलिया का ये कौन सा वाला भाग है, तो ये क्या है, इसका सीलिया सीथ है, ठीक है, सीलिया सीथ, ठीक है। ये क्या है, सीलिया सीथ है या फिर सेफ्ट, ठीक है। तो ये सीलिया वाला भाग है। तो इस सीलिया के अंदर और इसे काट कर देखें तो इसके अंदर कुछ इस तरह से संरचनाएं दिखाई देती है बाहर की ओर। इस संरचना को कहा जाता है माइक्रोफाइबर, ठीक है। इस सीलिया के अंदर बहुत सारे फाइबर होती है, बहुत सारे रेशे होते हैं। तो बाहर को जो दिखाई दे रही है उसे क्या कहेंगे, माइक्रोफाइबर, ठीक है। इसके जो सेंटर में जो संरचनाएं दिखाई दे रही है उसे क्या कहेंगे, इंटरनल शीथ कहेंगे, सॉरी हाँ। इसके अंदर जो और फाइबर दिखाई दे रहे हैं उसे क्या कहेंगे, सेंट्रल फाइबर कहेंगे। इस सेंट्रल फाइबर है बाहर से और शीथ के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, इंटरनल शीथ कहेंगे। जैसे ये क्या है, शीथ है, तो सीलियरी शीथ, तो ये आउटर शीथ हो गया। अब इसके अंदर में एक और शीथ पाई जा रही है, उसे क्या कह रहे हैं, इंटरनल शीथ कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, सीलिया का एलियस कार्ड हुआ। अब बात करते हैं सीलिया के टीएस कार्ड की। तो टीएस कार्ड की बात करते हैं, जो राउंड शेप में जो दिखाई दे रही है, ठीक है, इनकी संरचना जो राउंड दिखाई दे रही है, ये जो काले कलर में दिखाई दे रही है, ठीक है, ब्लैक कलर में, वो क्या है, इसका सीलियरी शीथ है, ठीक है। अब ये सीलियरी शीथ में यहाँ पर एक और संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। ये संरचना क्या है इसका, ये माइक्रोफाइबर है, ठीक है। ये जो संरचना है ये क्या, यहाँ पर क्या है, माइक्रोफाइबर है। अब यहाँ पर दो, ये जो बीच में जो संरचना बनी दिखाई दे रही है, ये जो सेंट्रल फाइबर है, तो ये यहाँ पर जो दिखाई दे रही है क्या है, इसका सेंट्रल फाइबर है। तो इसमें जो सेंट्रल फाइबर है वो कितना रहता है, 2 रहती है, ठीक है। और इसका जो माइक्रोफाइबर है उसकी संख्या कितनी रहती है, 9 रहती है। इसलिए 9+2 या फिर 9+2 की संरचना किसमें पाई जाती है, सीलिया में पाई जाती है। इसलिए इस संरचना को क्या कहते हैं, 9+2 कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो माइक्रोफाइबर है उसकी संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है, 9 है। और इसके जो सेंट्रल फाइबर है इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये कितना, कैसे संरचना बना रही है, तो 9+2 स्ट्रक्चर बना रही है। इसलिए इसके जो सीलिया के स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है, 9+2 स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्या है, सीलिया, ठीक है। सीलिया का ये क्या हुआ, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के। अभी जो पढ़े हो क्या था, उसका आउटर स्ट्रक्चर था। अब ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देखना था हमें, साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो 2 भागों में बटी हुई रहती है, एक एक्टोप्लाज्म होता है, एक होती है इंडोप्लाज्म, ठीक है। तो ये एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म, ये क्या है, पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम में यहाँ क्या रहेंगे, इसके साइटोप्लाज्म रहेंगे। तो इसकी जो बाहर की ओर जो क्या रहेंगे, यहाँ पर साइटोप्लाज्म रहेंगे, उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल, क्योंकि वो बाहर की ओर है, ठीक है। अंदर की ओर जो प्लाज्मा है उसे क्या कहेंगे, इंडोप्लाज्म। तो ये 2 भागों में बटा है, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म, जिसमें एक्टोप्लाज्म के अंतर्गत पढ़ना है ट्राइकोसिस्ट, ठीक है। और इसमें पढ़ने क्या है, इंट्रासीलियरी सिस्टम पढ़ने, किसके
किसके अंदर, ये कौन से स्ट्रक्चर में रहते हैं, इसके एक्सोप्लाज्म के अंतर्गत ये रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके इंडोप्लाज्म। इसके जो इंडोप्लाज्म है इसमें पढ़ेंगे, स्पेशली क्या पढ़ेंगे, इसमें न्यूक्लियस पढ़ेंगे, फूड वेसल्स पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें होते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब भी इसके अंतर्गत पाई जाती है ग्रैन्युलों के रूप में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पढ़ना है आपको क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल अपर्चर। ठीक है, और क्या आती है इसके अंतर्गत, साइटोपाइजी आती है। तो अब देखते हैं, पहले पढ़ते हैं यहाँ पर एक्टोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो ये जो एक्टोप्लाज्म है, इस एक्टोप्लाज्म में पहले क्या पढ़ रहे हैं, इसमें ट्राइकोसिस्ट। अब ये ट्राइकोसिस्ट कहाँ पर होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, एक और पैरामीशियम में बना देती हूँ, ये क्या है, पैरामीशियम। ठीक है, तो इस पैरामीशियम में देखने, ये यहाँ पर क्या है, सीलिया है। अब ये सीलिया है, यहाँ पर हम क्या संरचना, यहाँ पर इसकी जो बाहरी वाली संरचना है वहाँ पर कुछ इस तरह से संरचना पाई जाती है। ठीक है, जब इसकी स्ट्रक्चर में मैं आपको बताया, तो ये जो संरचना पूरी इसके बॉडी में पाई जाती है, इस संरचना को क्या कहा जाता है, इस संरचना को कहा जाता है ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसे, ट्राइकोसिस्ट कह रहे हैं, ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, अभी जो ट्राइकोसिस्ट है, ये जो ट्राइकोसिस्ट है, ठीक है, ये क्या है, ट्राइकोसिस्ट। अब ये ट्राइकोसिस्ट है वो कहाँ पर पाई जाती है, एक्टोप्लाज्म में पाई जाती है, मतलब कुछ इसके पैरामीशियम के अंदर पाई जाती है। इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य होता है क्या, प्रोटेक्शन। इसका कार्य भी जैसे सिलियरी क्या करे, प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर जो ये जो ट्राइकोसिस्ट है ये क्या करती है, इसका प्रोटेक्शन का कार्य करती है। इसका कार्य अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये ट्राइकोसिस्ट क्या करती है, प्रोटेक्शन की तरह कार्य करती है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करती है। आगे देखते हैं इसका इंट्रासिलियरी सिस्टम। इसका जो ये इंट्रासिलियरी सिस्टम है, ये इंट्रासिलियरी सिस्टम दो भागों से मिलकर बनी हुई रहती है। ठीक है, एक होती है बेसल बॉडी और एक होती है काइनेटोडेस्माटा। ठीक है, डेस्माटा। तो ये किन से मिलकर बनी रहती है, तो बेसल बॉडी और काइनेटोडेस्माटा से मिलकर बनी रहती है क्या, इंट्रासिलियरी सिस्टम। अब ये इंट्रासिलियरी सिस्टम में बेसल बॉडी कहाँ पर होती है, और ये जो इंटेरोडेस्माटा कहाँ पर होती है वो समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पहले देखते हैं इसका बेसल बॉडी। ठीक है, बेसल बॉडी को कहा जाता है काइनेटोसोम भी कहते हैं। तो ये जो काइनेटोसोम या बेसल बॉडी है वो कहाँ पर होती है, ये क्या है, उसका सीलिया वाला, ये देखो ये कौन सा वाला भाग है, षटकोण दिखाई दे रही है, क्या, पेलिकल वाला भाग है। ठीक है, ये जो संरचना दिखाई दे, जो पेलिकल से निकली हुई संरचना है वो क्या है, यहाँ पर सीलिया है। अब हम बात करें कि इसकी बेसल बॉडी की, तो बेसल बॉडी किसे कहेंगे, जहाँ से ये सीलिया बनना या सीलिया निकलना प्रारंभ हुई है उस वाले भाग को क्या कहा जाता है, बेसल बॉडी या फिर काइनेटोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ से क्या निकल रही है, सीलिया बाहर हो रही है, उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, बेसल बॉडी कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बेसल बॉडी है ये समझ में आ गया, बेसल बॉडी कहाँ पर रहती है। अब इसमें देखते हैं काइनेटोस्टोम। ठीक है, काइनेटोडेस्माटा। ठीक है, तो क्या, काइनेटोडेस्माटा ये क्या है, तो ये जो सभी बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी एक फाइबर से लगी हुई रहती है। ठीक है, किससे लगी रहती है, एक फाइबर से लगी हुई रहती है, और सभी फाइबर एक बेसल बॉडी में एंड होकर वहीं से सीलिया बाहर हुई रहती है। तो यही जो फाइबर दिखाई दे रही है, इसी फाइबर को क्या कहते हैं, काइनेटोडेस्माटा कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसे, काइनेटोडेस्माटा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं, इसके न्यूक्लियस कैसे रहते हैं, क्योंकि इसके इंडोप्लाज्म ये तो हो गया क्या, एक्सोप्लाज्म। अब बात करते हैं किसकी, इंडोप्लाज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका क्या, इंडोप्लाज्म। तो इंडोप्लाज्म में आपको बताए थे क्या, न्यूक्लियस बताए थे। ठीक है, तो पैरामीशियम में आपको इसके स्ट्रक्चर में ये बताया कि इसके जो पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम में न्यूक्लियस है वो दो टाइप के रहते हैं, एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है। ठीक है, तो चूँकि इसमें जो न्यूक्लियस है एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेटेरोकाइनेटिक कहते हैं। ठीक है, हेटेरोकैरियोटिक कहते हैं। हेटेरो मतलब विषम, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो इसमें जो न्यूक्लियस वो कैसे रहते हैं, विषम प्रकार के रहते हैं, एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है। ठीक है, समान रहेंगे तब उसे क्या कहते हैं, होलो कहते हैं, होलोकाइरोटिक, होलोकाइरोटिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हेटेरो कह रहे हैं।
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है वो क्या रहता है, मैक्रो न्यूक्लियस होती है, और एक न्यूक्लियस होती है यहाँ पर माइक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो न्यूक्लियस, अब देखते हैं यहाँ पर दो न्यूक्लियस है, अब दोनों का कार्य भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसमें देखते हैं कि मैक्रो न्यूक्लियस जो बड़ी न्यूक्लियस है, ठीक है, और माइक्रो न्यूक्लियस जो छोटी न्यूक्लियस है। तो इसमें जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसका क्या कार्य है और माइक्रो न्यूक्लियस है उसका क्या कार्य है, ठीक है। मैक्रो न्यूक्लियस मतलब जो बड़ी न्यूक्लियस है, बड़ी केंद्रक है, उसे कहेंगे क्या, मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, या फिर गुरु कह सकते हैं। तो इस न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, गुरु न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो मैक्रो न्यूक्लियस है, इसका इसमें क्या आते हैं, डीएनए होती है। अधिकतर पूरे जितने भी डीएनए उसका पूरा 90% डीएनए किस में रहते हैं, तो माइक्रो न्यूक्लियस में रहते हैं। ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसका कार्य क्या होता है, तो ये क्या करती है, सोमेटिक आर वेजिटेटिव, ठीक है। सोमेटिक बोलो या फिर वेजिटेटिव। तो सोमेटिक संरचना को बनाने का या फिर पूरे उसके कायिक संरचना को बनाने का कार्य कौन करता है, मैक्रो न्यूक्लियस करते हैं, ठीक है। क्योंकि जनन भाग को छोड़कर बाकी सभी भाग है वो क्या कहलाते हैं, कायिक संरचना कहलाते हैं, ठीक है। तो कायिक संरचना को कंट्रोल करने का कार्य, बनाने का कार्य कौन से न्यूक्लियस के द्वारा होती है, तो मैक्रो न्यूक्लियस के द्वारा। साथ ही इसके बॉडी में जो क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है जिसे उपापचय कह रहे हैं, ठीक है। तो उस उपापचय क्रिया को भी, बॉडी के अंदर भोजन लिया गया उसका क्या उपापचय होती है, उस उपापचय क्रिया को भी कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो मैक्रो न्यूक्लियस के द्वारा होती है। आगे देखते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने का कार्य करती है, ठीक है। पैरामीशियम के अंदर जो क्या है, इसमें पैरामीशियम के अंदर इसमें जो रिप्रोडक्शन होगी इसमें, ठीक है, प्रजनन की क्रिया होगी, उस क्रिया को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो मैक्रो न्यूक्लियस करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल अपर्चर। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल अपर्चर है वो क्या होती है, पैरामीशियम में दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैरामीशियम। तो इसके जो एंटेरियर वाले पार्ट में, ठीक है, और इसके जो पोस्टेरियर वाला पार्ट है, इस पार्ट में क्या था, इसका क्या है, अपर्चर है, कौन सा, कॉन्ट्रैक्टाइल अपर्चर, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल अपर्चर है ये इनकी जो पेलिकल है इनसे जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। किससे जुड़ी रहती है, ये इसके जो पेलिकल है, पैरामीशियम के पेलिकल है, उनसे ये कॉन्ट्रैक्टाइल अपर्चर है वो जुड़ी हुई रहती है। अब इसकी संख्या कितनी रहती है, तो ये एक पैरामीशियम में इसकी संख्या 2 रहती है, लेकिन यहाँ पर जो रेडिकल कैनाल है ये कितनी रहती है, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रेडिकल कैनाल है, ये रेडिकल कैनाल है, ये रेडिकल कैनाल कितनी रहती है, 6 से 9 तक हो सकती है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी रहती है, 6 से 9, ठीक है, 6 से 9 तक इसकी संख्या रहती है। और बीच में जो एक गोला संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल्स है, ठीक है, या वैक्यूल है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक कहने का मतलब बॉडी में जो पैरामीशियम के बॉडी में अतिरिक्त जल होते हैं उस जल को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, तो पैरामीशियम में पाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्टाइल अपर्चर के द्वारा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें फूड वेसल्स, ठीक है। तो फूड वेसल्स है, फिर यहाँ समझते हैं ये क्या है, पैरामीशियम है, ठीक है। तो इस पैरामीशियम में यहाँ पर क्या है, ओरल ग्रूव है, ठीक। ओरल ग्रूव में जब भोजन आती है तो वो भोजन, अब इसके पास तो स्पेशली कोई आर्गन नहीं है, जैसे मनुष्य है, जैसे हमारे पास क्या मुख है, मुख से वो क्या होगा, बकल कैविटी में जाएगा, बकल कैविटी से फेरिनिक्स है, ठीक है, इन सब से ओसोफेगस से होते हुए यहाँ पर स्टमक, इन सब तक जाएगी। तो इसके पास तो ऐसा कोई आर्गन ही नहीं है, ये भी क्या है, एक ही कोशिकीय जीव है, तो इसके पास ऐसा कोई आर्गन नहीं है। तो ये क्या करेगा, भोजन तो ये भी फिर भी ग्रहण करेंगे ना, तो ये भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करने के बाद बॉडी के अंदर एक वैक्यूल्स में बंद कर देता है, ठीक है। अब चूंकि भोजन के लिए वैक्यूल से बने इसलिए इसे क्या है, या वेसल से बने इसलिए इसे क्या कहते हैं, फूड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका फूड वेसल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड वैक्यूल्स कैसे बन रहे हैं। तो ये इसका क्या है, बकल कैविटी वाला पार्ट है, ठीक है, बकल कैविटी जिसे साइटोस्टोम कहा गया था। अब ये जो साइटोस्टोम है आगे यहाँ पर अब क्या आ रही है, फूड आ रही है, तो फूड के लिए क्या बना रहे हैं, यहाँ पर फूड वैक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, जहाँ पर फूड है वो रहेंगे, उसे क्या कहेंगे, इसे फूड वेसल्स कहेंगे। आगे आते हैं, अब ये फूड वेसल्स को, ये वेसल्स के रूप में क्या किया, इसे ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद अब ये भोजन का क्या होगा, धीरे धीरे पाचक एंजाइम के द्वारा इसका पाचन होगा। अब पाचन होने के बाद जो
आवश्यक मटेरियल उसे क्या किया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा साइटोप्लाज्म के द्वारा। अब उसके बाद इसमें जो अपचित भोजन है उसे क्या करना होता है, बॉडी से बाहर निकालनी होती है। तो उसे बाहर निकालने के लिए इसमें क्या पाई जाती है, साइटोपाइजी होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, साइटोपाइजी। इस साइटोपाइजी के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें जो अपचित भोजन है जो इसके बॉडी के लिए हानिकारक है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए इसे बताते हैं कहाँ पर हम, ठीक है, ये पैरामीशियम है। अब पैरामीशियम में फूड मटेरियल का क्या हो गया, अच्छे से डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पर कुछ इस तरह से एक संरचना रहेंगे जिसे क्या कहते हैं, साइटोपाइजी। अब ये साइटोपाइजी हमेशा इसका स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जब भोजन का पाचन हो जाता है, पाचन होने के बाद जो अपचित भोजन है इसे जब क्या किया जा रहा है, अपने बॉडी से ये बाहर निकाल रहे हो, उस टाइम इस साइटोपाइजी है वो दिखाई देता है। तो इस तरह से जो अपचित भोजन है उसे साइटोपाइजी के द्वारा पैरामीशियम है वो क्या कर देती हैं, बाहर कर देती है। ठीक है, जैसे मल त्याग बोल सकते हैं या इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मल त्याग। तो ये मल क्या, भोजन का पाचन होने के बाद मल का फिर त्याग कर देती है। तो इस तरह से पैरामीशियम का आज स्ट्रक्चर पढ़े। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।